तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कोलाइड। पढ़ा हुआ है आप सबने। इसको जानने के लिए हमको जानना चाहिए कि पदार्थ जो होते हैं विलेय के रूप में ये दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना। क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ मतलब क्रिस्टल से रिलेटेड। तो ऐसे पदार्थ जिनके कण चर्म पत्र, चमड़े की पतली झिल्ली या अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से भी पार चले जाते हैं, ठीक है ना। ये क्रिस्टलाभ कहलाते हैं, यानी ठोस अवस्था में ये क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। विलयन में घोले जाने पर इनके कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि चमड़े की पतली झिल्ली, जिसको हम पर्चमेंट मेम्ब्रेन या अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर से भी पार चले जाते हैं। अब आते हैं दूसरा, कोलाइड के कण। दूसरे तरह के पदार्थों को हम कोलाइडी पदार्थ कहते हैं। कोलाइडी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके कणों का आकार बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होता, एक मीडियम रेंज में होता है। ये इतना छोटा होता है कि साधारण फिल्टर पेपर से पार चला जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि चर्म पत्र को पार नहीं कर पाता। तो इस तरह के पदार्थ जो मध्यम दर्जे के आकार के हों उनको हम कोलाइडी कण कहते हैं। कोलाइड क्या है, इसको जानने से पहले हमको जानना चाहिए विलयनों का वर्गीकरण। किसी का माइक ऑन है? तो विलयनों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो हम विलयनों को तीन भागों में बांटते हैं मूल रूप से। किस आधार पर? विलेय के कणों के आधार पर। माइक सभी अपना चेक कर लो बेटा। तो विलेय कणों के आकार के आधार पर हम विलयन को तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला है वास्तविक विलयन। आप लैब में जब प्रैक्टिकल लिखते हैं तो अक्सर हम लिखते हैं हम इसका वास्तविक विलयन बनाते हैं। तो वास्तविक विलयन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम होता है। 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा, यानी कि मच लेस देन 1 नैनोमीटर। दूसरा है कोलाइडी विलयन। दूसरा प्रकार क्या है हमारा? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। जबकि तीसरा है आपका निलंबन। यहां कणों का आकार 100 से कभी कभी 50,000 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो क्या खासियत है? सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले लें ताकि अध्ययन करते समय हम बार बार उन्हीं एग्जाम्पल को दिमाग में बैठाएंगे। वास्तविक विलयन के लिए आप उदाहरण ले लीजिए, नमक को पानी में घोल दिया तो जो विलयन तैयार हुआ वो वास्तविक विलयन है। कोलाइडी विलयन के लिए आप वो जो गोंद आता है ना जिसमें ब्रश लगे रहता है ऐसे डुबा के, डब्बा वाला, मोहिनी गोंद क्या ऐसा कुछ नाम आता है, वो गोंद को ले लीजिए आप कोलाइड के रूप में। या आप चावल की मांड जानते हैं ना, माड़ जिसको बोलते हैं अपन, उसको ले सकते हैं। और निलंबन जो है इसके लिए आप ले लीजिए कि हमने कांच की ग्लास में थोड़ा सा चाक को घोल दिया है, ठीक है। तो ये तीन उदाहरण हैं। अब आपको जानना है कि इन तीनों में अंतर क्या क्या है।
ठीक है। तो अंतर जानने के लिए हम दो तीन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि कणों का आकार वो तो दे दिया है कि वास्तविक विलयन में कण बहुत छोटे, 1 नैनोमीटर से छोटे, कोलाइड में 1 से 100 नैनोमीटर, और निलंबन में थोड़ा बड़े आकार के होते हैं। ठीक है ना। दृश्यता, वास्तविक विलयन के कणों को किसी भी तरह से देखा नहीं जा सकता। आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, आप बहुत अच्छे क्वालिटी के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो इसको नहीं देख सकते बिल्कुल। कोलाइड को क्या कर सकते हैं आप, खाली आंख से नहीं दिखेगा, साधारण माइक्रोस्कोप है तो भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अच्छे क्वालिटी का हैवी माइक्रोस्कोप है, तब आपको ये क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है। तो निलंबन के कणों को तो कभी कभी हम खाली आंख से भी देख लेते हैं। आप चाहें तो एक टेस्ट ट्यूब में पानी भर के थोड़ा सा चॉक पाउडर मिक्स कीजिए और ऐसे धूप में रखिए, आपको उसके कण दिखाई देंगे। ठीक है। इसके बाद बारी आती है छननीयता। वास्तविक विलयन के कणों को छानकर अलग करना संभव नहीं है। आप कोई भी फिल्टर पेपर यूज करें, ये उसके पार चले जाते हैं, तो छाना नहीं जा सकता। कोलाइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता, लेकिन चर्मपत्र यानी पार्चमेंट मेम्ब्रेन और अतिसूक्ष्म फिल्टर पेपर की सहायता से इसे छाना जा सकता है। निलंबन को तो साधारण फिल्टर पेपर से भी छाना जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, वास्तविक विलयन के कणों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर आप एक बार नमक को पानी में घोल के 1 गिलास विलयन बना दिए हैं, रख दीजिए, 6 घंटे बाद आइए, नीचे कोई नमक वमक जमा हुआ आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जैसा था वैसे ही। ऐसे ही चावल की माड़ भी आप देखें कि एक बार चावल माड़ के रूप में आपने पसा लिया या अलग कर लिया, आप उसको आप 1 गिलास में रख दीजिए, रखे रहने दीजिए, नीचे कोई चीज बैठने वाली नहीं है। निलंबन में गड़बड़ है। निलंबन में क्या होता है, अगर आप निलंबन को छोड़ दें, रेस्ट करने दें, तो उसके कण धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये कुछ अंतर हैं जो आप देखते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या पढ़ना, कोलाइड। तो अब हम देखते हैं कोलाइड या कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। तो कोलाइड या कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इस विशेष आकार के कणों के कारण या इस विशेष कणों के आकार के कारण कोलाइडी विलयन अनेक इंटरेस्टिंग, है ना, और इंपॉर्टेंट गुण प्रदर्शित करते हैं, महत्वपूर्ण और रोचक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अब हमको जानना है, जैसे विलयन में 2 चीजें होती हैं, विलेय और विलायक, यहां उसका नाम अलग होगा। कोलाइड में हम नाम देंगे परिक्षेपण माध्यम और दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षेपण माध्यम वास्तव में विलायक माध्यम है, यानी वह पदार्थ जो विलायक की तरह कार्य करता है और जिसके अंदर कोलाइड के कण फैले हुए रहते हैं, वितरित रहते हैं, विसरित रहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था वास्तव में वह विलेय है जिसके कण कोलाइड के रूप में माध्यम में फैले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टार्च का कोलाइड बनाएं जल में, तो जल परिक्षेपण माध्यम होगा और स्टार्च क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है। इस आधार पर अगर हम कोलाइड को बांटें तो देखिए कितने तरह के कोलाइड होते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, यहां लिखेंगे परिक्षेपण माध्यम, यहां लिखेंगे
कोलाइड, कौन से तरह का कोलाइड बना, उस कोलाइड का नाम क्या है और इसका उदाहरण। यहां आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। पहला, मान लो कि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस के रूप में है, परिक्षेपण माध्यम भी हमारा क्या है, ठोस है। मतलब दो ठोस आपस में मिलकर कोलाइड बनाते हैं, तो इसको हम ठोस सॉल के नाम से जानते हैं। सॉल कोलाइड का ही पर्यायवाची है। जैसे क्या चीज, तो आपने रंगीन रत्न देखे होंगे, जैसे पन्ना, पुखराज, नीलम, अंगूठियों में आप रंगीन कांच देखते हैं। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ठोस सॉल के अंतर्गत। रंगीन कांच, रत्न, पन्ना, नीलम आदि। अगर इसी ठोस पदार्थ को, यानी परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था तो ठोस है, पर माध्यम हमने क्या कर दिया, द्रव। किसी ठोस को द्रव में घोल के अगर कोलाइड बनाए तो उसको सिर्फ सॉल नाम देते हैं। इसलिए इस पूरे चैप्टर में कोलाइड की जगह 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 सॉल लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ठोस को द्रव में घोल के कोलाइड बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे कोलाइड हमको मालूम है, जैसे गोंद का कोलाइड, स्टार्च का कोलाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड, आर्सेनस सल्फाइड का कोलाइड आदि। ढेर सारे और कोलाइड भी हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर अगर ठोस को गैस में घोल के कोलाइड बनाए तब क्या होगा। ठोस को गैस में अगर आप घोलते हैं और आप एक कोलाइडी तंत्र बनाते हैं, तो इस कोलाइड को हम कहेंगे एरोसॉल। एरोसॉल के उदाहरण में क्या क्या आता है, धुआं, धुआं और धुंध। धुएं में क्या होता है, कार्बन के कण वितरित होते हैं, ठोस कण, और धुंध में धूल के कण होते हैं। तो बहुत सारे लोग धुंध और कोहरा में कंफ्यूज होते हैं। धुंध हवा में जब धूल ज्यादा हो जाती है और आपको दिखाई ना दे ठीक से, तो हम कहेंगे धुंध है। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं दूसरे तरह पे। अगर किसी द्रव पदार्थ को ठोस में मिलाकर, यहां ठोस ज्यादा और द्रव क्या होगा, कम होगा, और कोलाइड बनाए, तो ये कहलाता है जेल। जेल जानते हैं ना, हेयर जेल बहुत सारे लड़के आजकल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जैम, जेली, दही, तो जैम हो गया, जेली हो गया, इसके अलावा दही हो गया, इसके अलावा आपका बूट पॉलिश हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता है, द्रव का ठोस में कोलाइड है। लेकिन अगर इसी द्रव को द्रव में घोल दिया जाए तो आपको पायस मिलता है, इमल्सन बोलते हैं। जो कोलाइड बन के तैयार होगा वो पायस है। क्रीम जानते हैं, जितने तरह की फेस क्रीम आप यूज करते हैं, सारा का सारा फेस क्रीम क्या है, तेल और पानी से मिलके बना है, पायस है। क्रीम, मक्खन, ठीक है ना, ये सब इसके उदाहरण है। द्रव को अगर हम किसी गैस में घोल दें तो ये द्रव एरोसॉल बनाता है। द्रव एरोसॉल का उदाहरण क्या क्या है, बहुत सरल उदाहरण है। को बताया कि
अगर हम किसी द्रव को गैस में घोलें तो द्रव एरोसॉल बनता है, उदाहरण के लिए कोहरा और बादल। इसके बाद आते हैं तीसरी चीज, अगर हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और उसको हमने ठोस में मिला दिया तो ये क्या बनाएगा, फोम बनाता है, फोम। ठीक है ना, ये क्या बनाएगा, फेन या फोम बनाएगा, जो कहलाता है ठोस फोम। आप थर्माकोल की शीट जानते होंगे, स्पंज जानते होंगे, रबर जानते हैं, झावा पत्थर है, जितने भी तरह की ऐसी चीजें जो दबाने पे ठोस हैं लेकिन दब जाती हैं, हवा है जिसके अंदर, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, ठोस फोम। तो पहले तो फोम ही आ जाएगा, फिर झावा पत्थर, शरीर को रगड़ने के लिए आजकल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका रबर, इस तरह की चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा जब हम गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो वो फोम बनाता है, झाग या फोम बनाता है, जैसे साबुन की झाग हो गया, है ना। तो जितने तरह की झाग आप बनाते हैं वो सारा किसके अंतर्गत आता है, फोम। इसमें जो इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, सेकंड, ठोस का द्रव में सॉल। इसके अलावा जेल थोड़ा सा पढ़ेंगे, पायस थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल। तो सॉल को भी वर्गीकृत किया गया है। अगर पानी में घोल के बनाया तो कहेंगे एक्वोसॉल, एक्वा मतलब पानी, एक्वोसॉल। एल्कोहल में घोल के बनाया तो नाम दे देंगे एल्कोसॉल। बेंजीन में घोल के बनाया तो कह देंगे बेंजोसॉल, इस तरीके से। तो अब हमारे पास कोलाइड बन गया। अब हम जानते हैं कोलाइड के बारे में, और कोलाइड के काफी सारे गुण भी हम जानते हैं। अब आते हैं हम कोलाइड का वर्गीकरण करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछी जाएगी, कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, इसको कणांतर आकर्षण बलों के ऊपर के आधार पे बांटा गया है। तो आकर्षण बल के आधार पर पहला है आपका द्रव स्नेही कोलाइड। इंग्लिश में कहते हैं लियोफिलिक कोलाइड। नाम से जाहिर है स्नेही है, यानी कि इनके बीच ज्यादा स्नेह है, प्यार ज्यादा है। मतलब इस तरह के कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण अधिक होता है। ठीक, तो सरल शब्दों में कहें तो उच्च आकर्षण होगा। आकर्षण अधिक होने के कारण जब हम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिलाते हैं तो यह आसानी से कोलाइड बना लेते हैं। ठीक है, आसानी से बना लेते हैं। बना हुआ कोलाइड बहुत स्थायी होता है, क्योंकि इनमें आकर्षण ज्यादा है, इसलिए इनका स्थायित्व भी क्या होगा, अधिक होता है, स्थायी होता है। अगली चीज, इनको एक दूसरे से अलग करना आसान नहीं होता, यानी पृथक्करण कठिन होता है। पृथक्करण को यहां स्कंदन या अवक्षेपण नाम दिया जा सकता है, वो कठिन होता है। ठीक है, आसानी से अलग नहीं होते। और अगर अलग कर लिया, मान लो किसी तरीके से आपने इन दोनों को, परिक्षेपण माध्यम को और परिक्षिप्त प्रावस्था को अलग अलग कर लिया, दोबारा घोलिए, दोबारा ये फिर आपस में आसानी से घुल जाते हैं। यानी कि ये रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं।
क्या क्या है इसमें? इसमें एग्जाम्पल है स्टार्च का कोलाइड, गोंद का कोलाइड। इस तरह के कोलाइड जो है वो बड़े आराम से बनते, और आप उनको अलग करके दोबारा फिर से मिक्स कीजिए, फिर से मिक्स हो जाएगा। दूसरा है हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड में हम उदाहरण दें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लियोफोबिक। फोबिया यानी डर, तो जहां डर होगा वहां आकर्षण नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां इस तरह के कोलाइडी तंत्र में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बहुत निम्नतम आकर्षण होता है। ठीक है ना, निम्न आकर्षण बल होता है, न्यून। आकर्षण कम होने के कारण जब इनको मिलाया जाता है तो ये आपस में आसानी से नहीं मिलते, यानी इनको बनाने के लिए विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि बना हुआ कोलाइड विशेष विधियों से बना है, आसानी से नहीं बनता, ये अस्थायी होता है। जब ये अस्थायी होगा तो इसको स्थायी करना पड़ेगा। स्थायी करने के लिए आपको फिर एक चीज मिलानी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे स्थायी कारक, यानी स्थायी कारक की आवश्यकता पड़ती है, जो इसको जिसको मिलाने पर ये स्थायी हो जाए। पांचवा, स्थायी कारक मिला दिया, स्थायी हो गया। इनको पृथक करना आसान होता है, आसानी से अलग हो जाते हैं, यानी कि पृथक्करण आसान है। और एक बार अलग हो गए तो फिर मिला मिला के आप हैरान हो जाइए, दोबारा ये कोलाइड नहीं बनाएंगे, यानी कि ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। तो अनुत्क्रमणीय कोलाइड में कौन कौन सा है आपका? एग्जाम्पल के लिए आर्सेनस सल्फाइड का कोलाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड, धातुओं के कोलाइड, ये सब। तो हमने अंतर भी देख लिया और हमारा टॉपिक भी पूरा हो गया दो। ठीक है, कुछ अंतर दिए हुए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या क्या अंतर है। पहला, कणों की प्रकृति। तो द्रव स्नेही कोलाइड के कण बड़े आकार के अणुओं होते हैं, यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड बड़े आकार के अणुओं से बना होता है। द्रव विरोधी कोलाइड छोटे छोटे अणुओं के समूह से बना होता है ना। जैसे गुलाब जामुन एक पीस होता है और बूंदी का लड्डू क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे लड्डुओं से बना होता है। तो गुलाब जामुन द्रव स्नेही है, बूंदी का लड्डू द्रव विरोधी है। कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, द्रव स्नेही में कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं, जस्ट घोल दो बन जाता है। द्रव विरोधी में विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। शांता, द्रव स्नेही कोलाइड की शांता अधिक होगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में घुलेगा तो शांता अधिक होगी। ये कम मात्रा में घुलता है, इसलिए शांता विलायक की शांता के लगभग बराबर होती है। स्थायित्व, द्रव स्नेही बहुत अधिक स्थायी होता है, ये अस्थायी होते हैं। कणों की दृश्यता, इनके कणों को माइक्रोस्कोप से देखना मुश्किल है, इसके कणों को आसानी से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आवेश, द्रव स्नेही कोलाइड के कणों पर धन या ऋण या कोई आवेश नहीं भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि आवेश हो, या आवेश हो भी सकता है। द्रव विरोधी कोलाइड में निश्चित तौर पे आवेश होता है, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। विद्युत क्षेत्र में कणों का अभिगमन, यानी कि अगर हम विलयन में इलेक्ट्रोड लगाएं और विद्युत धारा प्रवाहित करें तो द्रव स्नेही के कोलाइड के कण किसी भी दिशा में जा सकते हैं। धन वाले होंगे तो ऋण की ओर जाएंगे, ऋण वाले होंगे तो धन की ओर जाएंगे, और आवेशहीन होंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों में अगर धनावेशित है तो सब के सब धनावेशित होंगे और सब ऋण की ओर जाएंगे।
अगर ऋणावेशित है तो सब के सब ऋणावेशित होंगे, सब धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। यानी यहां पर धारा प्रवाहित करने पर कणों की दिशा निश्चित होती है, ये निश्चित दिशा में गति करते हैं, यहां दिशा निश्चित नहीं होती। उत्क्रमणीयता, द्रव स्नेही कोलाइड एक बार अवक्षेपित किए जाने पर पुनः विलय घोलने पर फिर से बन जाते हैं, यानी ये उत्क्रमणीय होते हैं। जबकि अगर हम देखें कि द्रव विरोधी कोलाइड, तो ये क्या करते हैं, ये आसानी से ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव, द्रव स्नेही कोलाइड में ज्यादा मात्रा घुलती है, मात्रा जहां ज्यादा घुलेगी वहां पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यहां कम मात्रा घुलती है, इसलिए पृष्ठ तनाव पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता। ठीक, तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं, दोनों के ढेर सारे हैं। आज यहीं तक देखेंगे।